नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल PR पंकज सिंह पे एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत के पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में जैसा कि हम 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, उसी कड़ी में आज हमारा प्रायद्वीपीय भारत के पठार में हम दक्कन के पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो मानचित्र के जरिए से हम थोड़ा चीज़ों को आपको समझा दें। ये है हमारी अरावली पहाड़ी, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। ये है हमारा मालवा का पठार जो कि अरावली पहाड़ी के दक्षिण में है। और अरावली जो है दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो कि एक विशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। मालवा के पठार से कई सारी गंगा की यमुना की सहायक नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि बेतवा, चंबल, सिंध, इस टाइप से, जो कि यमुना में जाकर मिल जाती हैं। अच्छी बात है, ये सारी नदियाँ उत्तर प्रदेश में ही जाके मिलती हैं यमुना से। मालवा के दक्षिण में हमने विंध्य पर्वत का अध्ययन किया। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी का हम अध्ययन कर चुके थे। साथ ही राजमहल, और पूर्वोत्तर भारत में हम पहुँचे तो शिलांग का पठार और छोटा नागपुर पठार, जिसका छत्तीसगढ़ झारखंड में विस्तार है। तो यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे। उसी कड़ी में आज हमारा अगला लेक्चर है, जिसमें दक्कन का पठार। ये हमारा दक्कन का पठार है। ये दक्कन का पठार, दक्कन के पठार की अवस्थिति पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट के पश्चिम में, ताप्ती भ्रंश घाटी के दक्षिण में इसका विस्तार है। दंडकारण्य पठार 3600 मिलियन वर्ष पूर्व इसका उद्भव, इसका विकास हुआ था। 3600। और ये कार्बोनीफेरस युग के पहले ये भी एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कार्बोनीफेरस युग में ही दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी और कावेरी के बेसिन में कोयले की चट्टानों का निर्माण हुआ, कोयले पट्टियों का निर्माण हुआ, विकास हुआ। साथ ही इसका जो है क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी कुदगार से दक्कन के पठार का निर्माण हुआ, दक्कन के पठार का विकास हुआ। अब ज्वालामुखी से इसका उद्भव हो रहा है, तो वो जिसके बाद ये एरिया पूरे काली मिट्टी में तब्दील हो गया, तो यहाँ पर काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। चलिए, ये था एक सरसरी नजर पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट के विस्तार ताप्ती भ्रंश नदी घाटी से लेकर दक्षिण में काडामम पहाड़ी तक है। साथ ही पूर्वी घाट का निर्माण हमारा गोदावरी से लेकर, महानदी से लेकर हमारा दक्षिण में तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, कन्याकुमारी तक। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर दोनों मिलते हैं, जो कि एक घाट का निर्माण करते हैं, जिसको हम नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी पर ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, इस दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा स्थित है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर एक है अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, अनाईमुदी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये रहा एक हल्का सा व्यू, जिसकी से आपको चीज़ें थोड़ा फ्रेश हो चुके, माइंड में सेट हो चुके हैं, ताकि जब हम तथ्यों के बारे में अध्ययन करें तो चीज़ें आपको समझ में आती रहें। चलिए हम अध्ययन करते हैं दक्कन के पठार। दक्कन के पठार का उत्पत्ति दक्कन या भारतीय प्रायद्वीपीय भारत के चट्टानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत
की चट्टानों का निर्माण जो है 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें और कार्बोनिफेरस युग के पहले ये जो दक्कन का पठार है इसका उद्भव जो है ज्वालामुखी से हुआ है। तो कार्बोनिफेरस युग के पहले ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। तो ये भी एक पॉइंट लिख लें हम, कार्बोनिफेरस युग के पहले या भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कार्बोनिफेरस युग के पहले ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। साथ ही कार्बोनिफेरस युग में गोदावरी, दामोदर, महानदी और कावेरी नदी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जो कि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से क्रिटेशियस युग के पहले या क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन के पठार का उद्भव हुआ। ये ज्वालामुखी से उद्भव हुआ, इसलिए ये पूरा क्षेत्र आपका जो है काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। यहाँ पर काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। चलिए, दक्कन के पठार का विस्तार पश्चिम घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पश्चिम में तथा ताप्ती नदी भ्रंश घाटी के दक्षिण में इसकी स्थिति है। साथ ही दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। दक्कन पठार के अंतर्गत कुछ प्रमुख संरचनाएं शामिल की जाती हैं, जैसे आपकी अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफा, साथ ही हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालघाट पर्वत और गालिबगढ़ की पहाड़ियाँ, गालिबगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सभी आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। दक्कन पठार के अंतर्गत दंडकारण्य पठार स्थित है। दंडकारण्य पठार स्थित है। यह दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और कुछ उसका भाग उड़ीसा में पड़ता है। इसका छत्तीसगढ़ और कुछ भाग इसका उड़ीसा में पड़ता है। दंडकारण्य पठार के दक्षिण भाग को बस्तर के पठार के नाम से जानते हैं। इसका ये जो एरिया होगा आपका, ये जो कि बस्तर के पठार के नाम से जानते हैं, इसका दक्षिणी हिस्सा को, दक्षिणी भाग को बस्तर का पठार के नाम से जानते हैं। और बस्तर का पठार जो है वह भारत के एकमात्र स्थान है जहाँ से टिन प्राप्त किए जाते हैं। तो बस्तर के पठार से हम टिन प्राप्त करते हैं, टिन भंडार पाया जाता है।
साथ ही इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री पहाड़ी है, यानी कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, रफ कर दो थोड़ा सा लिखता रहूँ, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में इसका अधिक भाग आता है। हाँ, कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। इसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा, ये वाला एरिया जो है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। साथ ही ये यहाँ पर यहाँ से आपका यहाँ पर महाबालेश्वर चोटी स्थित है। महाबालेश्वर चोटी जो कि महाराष्ट्र में सह्याद्री पर स्थित एक चोटी है, महाराष्ट्र पड़ती है। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है जिसको कृष्णा नदी के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी निकलती है पश्चिमी घाट के एक चोटी महाबालेश्वर। दूसरी चीज़ यहाँ पर साथ ही महानदी बेसिन एक पड़ती है जो कि मुख्य रूप से महानदी घाटी के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में है। दंडकारण्य के उत्तर में तथा छोटा नागपुर के दक्षिण में, यानी दंडकारण्य के उत्तर में और छोटा नागपुर के दक्षिण में ये एरिया, ये जैसे मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूँ, इसको ऐसे, ये यहाँ से महानदी निकलती है। तो नदियों के उस क्षेत्र को जो निचला हिस्सा होता है और सपाट समतल होता है उसको भी हम घाटी बोलते हैं ज्योग्राफी में, भूगोल में। तो इसको हम महानदी घाटी भी कहते हैं। तो जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है, दंडकारण्य गुट्टा में तथा छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में। यह धंसा हुआ समतल मैदान है जिसको हम महानदी बेसिन कहते हैं। महानदी बेसिन कहते हैं। महानदी बेसिन का क्षेत्र जो है धान के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र पड़ता है। धान के उत्पादन के लिए सबसे समृद्ध क्षेत्र पड़ता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन को या छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा भी कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, महानदी बेसिन जिसका विस्तार छोटा नागपुर के दक्षिण में तथा दंडकारण्य पठार के उत्तर में इसकी अवस्थिति है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में इसकी अवस्थिति है। छत्तीसगढ़ राज्यों में अगर पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़, और यह एक नदी घाटी है। इसलिए ये दुनिया की धान की उत्पादन के दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को इसीलिए धान का कटोरा कहते हैं, बाउल ऑफ राइस। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र या किस जिले को धान कटोरा कहते हैं, तो आपको जानकारी होना चाहिए उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले, उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले को धान का कटोरा कहते हैं। ये रहा हमारा दंडकारण्य का पठार। आज के लिए बस इतना ही। अपने लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूँ।
बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।